स्वागत है दोस्तों। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। भारत एक बार फिर ओडीआई वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है और 140 करोड़ लोगों का यह देश अब क्रिकेटमय हो चुका है। क्रिकेट लगभग हर भारतीय की जिंदगी का आम हिस्सा है और हर एक की आत्मा में रचा बसा है। रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, पार्क, ऑडिटोरियम, शोरूम्स, इन सब में बड़े बड़े स्क्रीन लग चुके हैं और लोगों की दीवानगी का जुनून चरम पर है। तो ये कैसे हुआ, क्या है इसके पीछे की कहानी और कैसे बना भारत क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह, बताएंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में इंग्लैंड में, और जो दूसरा वर्ल्ड कप हुआ था वो भी इंग्लैंड में ही हुआ था 1979 में, जो हम लोग प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप के नाम से जानते हैं, जिसका तीसरा संस्करण भारतीय क्रिकेट टीम ने 1983 में जीता था और पूरे क्रिकेट जगत में भारत ने अपने नाम को स्थापित किया। अब जब लीग मैचेस जीतकर, लीग मैचेस में अच्छा परफॉर्म करके 1983 के प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप में जब भारतीय टीम फाइनल में पहुंची तो पूरे देश में खुशी की लहर थी और एक उम्मीद जगी थी कि हमारी टीम फाइनल में कुछ न कुछ अच्छा करके दिखाएगी। लेकिन दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि उस समय के जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे मिस्टर NKP साल्वे, उन्होंने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जो आयोजक थे, जो उनके पदाधिकारी थे, उनसे कुछ फाइनल मैच के पासेस की मांग की कि हमारी टीम फाइनल में पहुंची है तो हमको हमारे देश से हमारे और भी समर्थक मैच को देखने आएंगे, तो कुछ पासेस का अगर इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उस समय क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का बहुत दबदबा था और वो भारत के जो बीसीसीआई बोर्ड है उसको कुछ भी नहीं समझते थे। उन्होंने वो पासेस देने से इनकार कर दिया। खैर, किसी तरह फाइनल में भारतीय टीम जीत गई और भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन वो जो पासेस न देने की बात थी वो मिस्टर NKP साल्वे के मन में बैठ गई। उनको बड़ा अपमानजनक लगा कि कुछ पासेस अगर मिल जाते तो क्या ही बात थी। खैर, बात 1983 वर्ल्ड कप की जीत से आगे बढ़ी तो साल्वे साहब ने यह तय किया कि कुछ भी हो, अगला वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में कराया जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट एयर चीफ मार्शल नूर खान, जो उस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनसे बात की। उन्होंने भी अपनी रजामंदी जाहिर कर दी कि चलिए देखते हैं, मिल के इसको किया जाएगा और जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो क्रिकेट में दबदबा है उसको खत्म भी किया जाएगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया किसी भी हाल में ये नहीं चाहते थे कि जो वर्ल्ड कप का आयोजन है वो इंग्लैंड से बाहर जाए और उनकी आपस में ये बात तय थी कि ये जो वर्ल्ड कप्स हैं वो इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित किए जाएंगे और वहीं पे आके सारी टीमें खेलेंगी। लेकिन ऐसा होता कहाँ है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष NKP साल्वे ने अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट चीफ एयर मार्शल नूर खान के साथ मिलकर कुछ और ही सोच रखा था। 1987 वर्ल्ड कप का आयोजन भारतीय उपमहाद्वीप को कैसे मिला, इसकी स्टोरी अगर अनोखी है तो ये आयोजन हासिल करने के बाद जो हुआ उसकी स्टोरी तो और भी अनोखी है। इन्हीं में से एक है वर्ल्ड कप के लिए स्पॉन्सर ढूंढना। अब जब पाकिस्तान और भारतीय बोर्ड ने यह ठान लिया कि अगला विश्व कप तो दोनों मिलकर ही आयोजित करेंगे, तो सबसे बड़ा काम था स्पॉन्सर को ढूंढना। दोस्तों, 30 करोड़ की रकम थी जो उस वर्ल्ड कप में खर्च होनी थी और उसमें 1/3 हिस्सा पाकिस्तान को खर्च करना था और 2/3 हिस्सा भारत को खर्च करना था। यानी 20 करोड़ का खर्च भारत के हिस्से में आना था और 10 करोड़ का खर्च पाकिस्तान के हिस्से में आना था। दोस्तों, ये उस जमाने में 1984, 85, 86 में बहुत बड़ी रकम होती थी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इस वर्ल्ड कप को अकेले अपने दम पर आयोजित करा पाए। तो ये तय बात थी कि किसी न किसी को ढूंढना था जो कि इस वर्ल्ड कप के लिए इतने पैसे का इंतजाम करे। तो तलाश शुरू हुई और ये भी बात तय थी कि वर्ल्ड कप का आयोजन जो इंडिया और पाकिस्तान में होना था, ये NKP साल्वे साहब के लिए आत्मसम्मान की बात तो थी ही, लेकिन देश के लिए भी बहुत बड़ी आत्मसम्मान की बात थी क्योंकि देश का नाम इससे जुड़ा हुआ था। तो अब जब ये फैसला हो गया कि 1987 का जो वर्ल्ड कप है वो भारत पाकिस्तान मिलकर करेंगे, तो इसमें एक गारंटी मनी होती है जो कि 1984 दिसंबर तक भारत और पाकिस्तान को देनी थी उन देशों को जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे। और वो गारंटी मनी की जो रकम थी वो थी 4 करोड़ रुपए, जो कि दिसंबर 1984 के पहले ही देनी थी। और इस सब में सबसे बड़ा सरदर्द ये था कि पैसे का इंतजाम अगर हो भी जाए तो ये पैसा जो है वो फॉरेन करेंसी में देना था। तब देश में न तो आज की तरह पैसा था और न फॉरेन करेंसी का बड़ा रिजर्व। इसलिए हल ढूंढा गया कि विदेशी स्पॉन्सर को ले आया जाए। और उस समय जो हिंदुजास थे
जो कि मूल रूप से भारत के रहने वाले हैं लेकिन बसे हुए हैं इंग्लैंड में, उनसे बात की गई और लगभग बात फाइनल हो चुकी थी। और उस वर्ल्ड कप का नाम प्रूडेंशियल कप के बाद जो है हिंदुजा कप होना था, लेकिन बाद में किसी बात पे बात बिगड़ गई और 1987 का वर्ल्ड कप हिंदुजा कप होते होते रह गया। तो कौन था वो शख्स जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं था और जिसने बीसीसीआई की मदद कर भारत को क्रिकेट की बुलंदी पर पहुंचाया? आखिरी तारीख नजदीक आ रही थी और ऐसे में सरकार ने अपने फॉरेन करेंसी खजाने को बहुत अच्छी हालत न होने के बावजूद मदद की, पर शर्त यह थी कि पैसा तो बीसीसीआई को ही लाना होगा। अब चूंकि ये साफ हो गया था कि स्पॉन्सर रुपए में भी अगर पैसा दे देगा, यानी फॉरेन करेंसी के अलावा, तो भी काम चल जाएगा। इसलिए भारत में स्पॉन्सर ढूंढना शुरू किया गया। तो उस समय जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत में व्यापार कर रही थी, उनमें से कई कंपनियों से बात की, लेकिन बात बन नहीं पाई। और तब आगे आया वो शख्स जिसने कहा कि मैं मदद करूंगा, और वो थे धीरू भाई अंबानी। जी हाँ, रिलायंस ग्रुप के संस्थापक चेयरमैन धीरू भाई अंबानी। अब रिलायंस ग्रुप के धीरू भाई अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनिल अंबानी को वर्ल्ड कप के जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनके डिटेल्स फाइनलाइज करने के लिए, बीसीसीआई से बात करने के लिए उनको ये अधिकार दे दिया। लेकिन अनिल अंबानी का भी रुख बड़ा पॉजिटिव था और वो हर संकट में बीसीसीआई के साथ थे और उनके ऊपर उनके पिताजी का आशीर्वाद तो था ही। उन्होंने भी उनको फ्री हैंड दे रखा था। उसके बाद जब बीसीसीआई को भारत में खेले जाने वाले सभी मैच में इन स्टेडिया ऐड, यानी जो स्टेडियम के अंदर ऐड होते हैं, जो स्टेडियम के अंदर विज्ञापन किया जाता है, जो बोर्ड्स लगे होते हैं, जो प्लेकार्ड्स लगे होते हैं, उनका भी कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, तब भी रिलायंस आगे आया और उसके लिए उन्होंने 2.6 करोड़ की रकम अलग से चुकाई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टीमों के ठहरने का कोई इंतजाम नहीं था और बड़े होटल जो पैसा मांग रहे थे वो बीसीसीआई की जेब पर भारी पड़ रहा था। कॉन्ट्रैक्ट में ये खर्चा उनके हिस्से में नहीं था, पर मदद की, लेकिन इस शर्त पर कि होटल वो चुनेंगे। यानी रिलायंस ने मदद की और रिलायंस ने यह भी कहा जिस होटल में खिलाड़ी ठहरेंगे उस होटल का चुनाव या सिलेक्शन रिलायंस ग्रुप करेगा। अब दोस्तों, वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बीसीसीआई को भी ये अंदाजा नहीं था कि जितना पैसे का इंतजाम उन्होंने कर लिया है उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे हैं जिनका इंतजाम उन्हें बाद में करना पड़ेगा। समय समय पर वो खर्चे सामने आ रहे थे और उनके लिए कोई ना कोई स्पॉन्सर इनको चाहिए था। तो जब रिलायंस ग्रुप से बात फाइनल हो गई और उस वर्ल्ड कप का नाम रख दिया गया रिलायंस कप, तो बाकी जो कंपनीज थी जो इंडिया में व्यापार कर रही थी, उन्होंने बीसीसीआई के सामने प्रस्ताव रखा कि हम भी आपके कुछ न कुछ खर्चे को स्पॉन्सर कर देंगे। तब बीसीसीआई प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे ने साफ साफ मना कर दिया कि जिस वक्त हमको पैसे की जरूरत थी, यानी 1 साल 1.5 साल पहले से हम आपसे कह रहे थे, तब आप हमारे पास नहीं आए। अब तो जो भी होगा वो रिलायंस ही करेगा। रिलायंस अगर मना करता है तब हम आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, बीसीसीआई के जितने भी खर्चे थे उस पर रिलायंस हामी भरता चला गया। लेकिन बाद में धीरू भाई अंबानी ने भी एक शर्त रखी कि वर्ल्ड कप आयोजन में जो पैसा मैं लगा रहा हूं, अपनी कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहा हूं, उसकी एवज में मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। तो क्या थी वो शर्त धीरू भाई अंबानी की, जिसको बीसीसीआई ने किसी तरह पूरा किया? दोस्तों, धीरू भाई अंबानी के पास एक बेहद शातिर, बेजोड़ बिजनेस माइंड था। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में पैसा तो बहुत खर्च किया, बहुत सारा पैसा दिया, लेकिन उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू को जितना बिल्ड किया वो आज भी एक मिसाल है। धीरू भाई अंबानी ने हर चीज में रिलायंस का नाम डाला। कप तो रिलायंस के नाम था ही, उसके बाद जो इन स्टेडिया ऐड थे उसमें भी उनका नाम था। होटलों में जहां खिलाड़ियों को ठहरना था वहां भी चारों तरफ रिलायंस रिलायंस दिखाई पड़ता था। जहां जहां भी हो सकता था वहां वहां धीरू भाई ने अपने रिलायंस नाम को, उस ब्रांड नेम को प्रमोट किया। तब दोस्तों, वर्ल्ड कप के ठीक पहले एक अच्छा माहौल बनाने के लिए दोनों बोर्ड्स, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया कि एक इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का एक प्रदर्शनी मैच रखा जाए वर्ल्ड कप के ठीक पहले, जिससे कि देश में, दोनों देशों में क्रिकेट का माहौल बने और दर्शकों का भी मनोरंजन हो। और इस मैच का प्रसारण भारत में दूरदर्शन और पाकिस्तान में पीटीवी को दिया गया। और इस मैच को देखने आने वाले थे तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के पहले धीरू भाई का शातिर दिमाग काम किया और उन्होंने बीसीसीआई के सामने ये शर्त रखी कि जिस सीट पर बैठकर राजीव गांधी मैच देख रहे होंगे उसके बगल वाली सीट पर धीरू भाई अंबानी बैठेंगे। अब ये ऐसी शर्त थी
बीसीसीआई अपने आप अकेले इसको पूरा नहीं कर सकती थी। हालांकि बाद में एनकेपी साल्वे साहब ने प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी से बात की और वो इस पर राजी हो गए। जाहिर सी बात है, धीरू भाई अंबानी इतनी मदद कर रहे थे, देश का नाम जरा भी नीचा ना हो पाए उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे थे। राजीव गांधी जी ने तुरंत हामी भर दी। अब धीरू भाई अंबानी ने ऐसा क्यों किया, ये समझते हैं। धीरू भाई अंबानी इससे ये साबित करना चाहते थे कि उनकी प्रधानमंत्री राजीव गांधी से निकटता है और मीडिया में संदेश कि रिलायंस के सरकार के साथ मधुर संबंध है। प्रोटोकॉल तोड़ा गया और धीरू भाई अंबानी ने प्रधानमंत्री के साथ बैठकर यह मैच देखा और इन दोनों को मैच देखते हुए पूरे देश और विदेश ने देखा। इससे धीरू भाई अंबानी की शख्सियत में बहुत इजाफा हुआ और उनकी ब्रांड वैल्यू ने तो आसमान छू लिया। इसी तरह रिलायंस की नाम पर बड़ी जिद थी, उन्होंने तो टूर्नामेंट ही बदल दिया। तब वर्ल्ड कप नहीं रिलायंस कप खेलें। वर्ल्ड कप अचानक रिलायंस कप में बदल गया और अंबानी परिवार का पूरा ध्यान सिर्फ ब्रांड इमेज पर था। अनिल अंबानी को आईसीसी की एक मीटिंग में साल्वे अपने साथ ले गए। लंदन में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश पत्रकार वर्ल्ड कप के स्पॉन्सर से जानना चाहते थे उनकी सोच के बारे में। शुरुआत एक साथ 4-5 सवाल से हुई और सवाल वर्ल्ड कप के बारे में थे। अनिल अंबानी ने छोटा सा जवाब दिया, हम कोई वर्ल्ड कप स्पॉन्सर नहीं कर रहे। कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। वर्ल्ड कप सिर पर और स्पॉन्सर ऐसा जवाब दे रहा। ये सन्नाटा अनिल अंबानी ने खुद तोड़ा। उन्होंने कहा कि हम रिलायंस कप स्पॉन्सर कर रहे हैं और आप रिलायंस कप के बारे में चाहे जो पूछिए। तो दोस्तों 1987 का वर्ल्ड कप इस तरह आयोजित हुआ। भारतीय टीम उसमें फाइनल में नहीं पहुंच पाई, वो सेमीफाइनल में ही हार गई थी। लेकिन 1987 का वर्ल्ड कप भारत में आयोजित होने के बाद भारत की आन बान और शान में बहुत इजाफा हुआ और उसके बाद भारतीय क्रिकेट ने नई ऊंचाइयों को छुआ, जो आज भी भारत के लोगों के हृदय में जिंदा है। आज भी कभी भी कहीं कोई मैच होता है, कभी भी कोई वर्ल्ड कप होता है, कभी भी कोई टूर्नामेंट होता है, तो आज हालात ये हैं कि भारत का हर एक आदमी यही सोचता है, ये मैच हम जीतेंगे, ये टूर्नामेंट हम जीतेंगे, ये कप हम जीतेंगे। इसका कारण था 1987 का वर्ल्ड कप। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की रोचक प्रस्तुति से आपका मनोरंजन करता रहूँगा। नमस्कार।